CH1 दोस्ती, दोस्ताना और मस्ती। सान्वी, मंदिरा और नित्या तीनों बड़ी पक्की सहेलियां हैं। सान्वी मेरी कहानी की लीड है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। तीनों फ्रेंड एक साथ एक ही स्कूल में 10th स्टैंडर्ड की छात्राएं होती हैं। सान्वी और मंदिरा बचपन की दोस्त हैं, दोनों किंडरगार्टन से साथ है। वहीं दूसरी तरफ नित्या से उन लोगों की दोस्ती 5th क्लास से होती है, जब वो दोनों न्यू स्कूल में दाखिला लिया था जहां अभी भी तीनों पढ़ते हैं। सान्वी और मंदिरा दोनों एक ही जगह से बिलोंग करते हैं, बट नित्या का घर स्कूल के सामने ही थोड़ी दूरी पर है। सान्वी बचपन से अपनी मामू के घर में पली बड़ी है, जहां से वो अभी भी पढ़ाई कर रही थी। अब चलिए कुछ बातें सान्वी के बारे में जान लेते हैं। सान्वी अपनी नानी माँ के बड़ी लाडली है और होगी भी क्यों नहीं, उनकी तीनों बेटियों की इकलौती नातिन है वो। सान्वी स्वप्ना जी की। सान्वी के नानी माँ के नाम है मंजली, बेटी छाया की बेटी हैं। स्वप्ना जी की 7 संतानें हैं, जिनमें 3 बेटियां और 4 बेटे शामिल है। तीनों बेटियों में से सिर्फ छाया जी की ही एक लड़की है, बाकी सभी के लड़के हैं। इसलिए सान्वी की दोनों मासी भी उससे प्यार करते हैं। सान्वी की 4 मामू उससे लाड प्यार से बड़ी किए हैं। सबकी जान है सान्वी, जैसे सबकी आंखों का तारा। सान्वी अगर एक दिन भी घर में ना हो तो घर सुना बन जैसा लगता है सबको। सान्वी के दोनों मौसियों के नाम है जया और शिप्रा। जया जी की एक संतान है और शिप्रा जी की 2 संतानें हैं। वहीं दूसरी तरफ 4 मामियों में से सिर्फ 2 लोगों की शादी हो चुकी थी, यानी कि सान्वी की 2 मामी भी मौजूद थी। बड़ी मामू के 2 संतानें हैं, जिनमें से एक लड़की और एक लड़का है। दूसरे मामू के 2 संतानें हैं, जिनमें से एक बेटे और एक बेटी है। सान्वी अपने कजिन भाई बहनों को बहुत प्यार करती है। सान्वी के 2 मामियाँ भी उससे प्यार करते हैं, बट मनमुटाव तो होते रहते हैं। कहते हैं जहाँ बहुत सारे बर्तन हो वहाँ आवाज़ तो होगी ही। सान्वी एक जॉइंट फैमिली में पली बड़ी है, इसलिए सबको लेके चलना और सब में प्यार बांटना वो बचपन से सीखती आई है। सान्वी दिल की बहुत साफ, थोड़ी चंचल मन की है। गाना सुनना और गाना उसे अच्छा लगता है। गाती भी बहुत अच्छी है, ऐसा सब लोग कहते हैं। हाइट 5 फीट 5 इंचेस, गोरा रंग, काली गहरी आंखें, कमर तक आते स्ट्रेट बाल, खूबसूरत सुर्ख गुलाबी होंठ। जब वो हंसती है तब उसके दोनों गालों में डिंपल पड़ते हैं। उसकी एक बुरी आदत भी है जो है नींद। उसे नींद बड़ा पसंद है। हमारी सान्वी की फिगर टिपिकल स्लिम नहीं है, जैसे आजकल लोग स्लिम फिगर काफ़ी मेंटेन करते हैं, ऐसा वो नहीं चाहती और उसकी यही अदा उसे सूट भी करती है। हमारी सान्वी एक फूडी है। खाना पीना उसे पसंद है हाँ, बट मिठाई ज़्यादा पसंद नहीं करती है। खट्टा तो जैसे उसके रूह से जुड़ा हो, डॉक्टर के माना करने के बावजूद भी खट्टा नहीं छोड़ सकती। नानी माँ के हाथ के बनी हुई अचार तो वो चुरा के खा जाती है। दिल खोल के हंसने वाली सान्वी किसी से नहीं डरती, अपनी फैमिली और टीचर्स को छोड़ के अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाती है। बचपन से उसकी सपना है एक काबिल डॉक्टर बनना, जिसके लिए वो बहुत मेहनत और पढ़ाई करती है। बोर्ड परीक्षा में अच्छे अंक से पास करना और टॉप करना उसकी इच्छा है। सान्वी काफ़ी अच्छी कविता पाठ भी करती थी और उसके लिए उसे काफ़ी सारी प्राइज भी मिले थे। सान्वी ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटीज़ नहीं कर पाती हैं, इसके वजह है उसकी एक हेल्थ की प्रॉब्लम, वो हम कहानी के आगे जानेंगे। इसका मतलब यह नहीं है कि वो कुछ नहीं करती थी, ज़्यादा भारी काम करना उसके सेहत के लिए हानिकारक थे। छोटा मोटा काम, खेल कूद वो कर सकती थी। सान्वी दुर्गा माता की भक्त है। माता रानी से रोज की शिकायत और मिन्नतें करना उसका रोज का काम था। सान्वी अपनी नानी माँ के बहुत ज़्यादा क्लोज है। वो अपनी मम्मी से ज़्यादा प्यार अपनी नानी माँ से करती है। इसका भी एक रीज़न है, क्योंकि बहुत ही कम उम्र से सान्वी अपनी नानी माँ के साथ रहने लगती है, जिस वजह से उनकी प्रति उसका अटैचमेंट बढ़ गया था, अपनी मम्मी से भी ज़्यादा। नानी माँ अपनी बेटी की तरह ही सान्वी का ख्याल रखती है, या उससे भी ज़्यादा कह सकते हैं। उसकी पसंद नापसंद पे वो बहुत ज़्यादा ध्यान देती है। क्योंकि हमारी सान्वी को बहुत से फ्रूट्स और सब्जियां पसंद नहीं थी और दूध से तो वो 100 कोस दूर रहती है, क्योंकि उसको दूध के सेंट पसंद नहीं, और भी ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो हम धीरे धीरे जानने लगेंगे। क्या सान्वी बोर्ड परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त कर पाएगी? क्या हुआ था सान्वी के बचपन में जिस वजह से वो रहने लगी अपनी नानी के साथ? क्या जिंदगी की दिशा कहीं और चली जाएगी? जानते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। CH2 सान्वी के ट्यूशन टीचर अविनाश सुबह के 5 बजे अलार्म की आवाज़ से घर के सभी लोगों की नींद टूट गई थी। निशीत जी ने थोड़ी चीर कर इस बार जोर से आवाज़ लगाते हैं और खिड़की को नोक करते हैं। निशीते जी सान्वी के छोटे मामा जी है। उधर अपने रूम में सान्वी घोड़े बेचकर सो रही थी। अलार्म की आवाज़ भी उसकी नींद को जगाने में नाकामयाब थी। स्वप्ना जी उठी और बोलने लगी, यह लड़की कभी टाइम से नहीं उठती और अलार्म की आवाज़ भी इसे जगा नहीं पाती। वापस से अलार्म बजने लगा। इस बार निशीत जी चीड़ गए और बोलने लगे, हिडिंबा उठ भी जाओ, कब तक सोई रहेगी। निशीत जी सान्वी को चिढ़ाने के लिए हिडिंबा नाम से बुलाते थे और बदले में सान्वी भी उनको कंच कह के बुलाती थी। दोनों भाई बहनों की तरह एक दूसरे से लड़ते रहते थे, पर प्यार भी बहुत था। फिर से अलार्म की आवाज़ से वो थोड़ा कसमसाते हुए उठी और बोली, क्या 4 बज गए? इस बात की रिप्लाई में निशीत जी बोले, 4? घड़ी देखो, घड़ी 5 बज गए हैं। खुद तो उठती नहीं हो, पूरे घर को उठा देते हो। जब 5 बज गए हैं ये सान्वी सुनती है तो वो जल्दी से उठती है और फ्रेश होने के लिए बाथरूम चली जाती है।
फ्रेश होने के बाद वो कपड़े चेंज करने के बाद अपनी नानी माँ से बोली, नानी माँ मैं ट्यूशन जा रही हूँ, मंदिरा भी आती ही होगी। फिर अपनी साइकिल लेके ट्यूशन के लिए निकल गई। रास्ते में मंदिरा उसी का वेट कर रही थी और उसी को कॉल लगा रही थी और बड़बड़ाते हुए बोल रही थी, है भगवान कहीं आज फिर से लेट ना हो जाए। सानवी जब देखती है मंदिरा किसी को कॉल लगा रही है तो उसके पास जाके बोली, मैडी मैं आ गई, तू किसे फ़ोन कर रही है? मंदिरा बोलती है, मैं तो तुझे ही फ़ोन कर रही थी, सोच रही थी कहीं आज फिर से लेट ना हो जाए, नहीं तो आज फिर सर से डांट पड़ती। अब चल जल्दी कहकर वो दोनों ट्यूशन निकलते हैं। मंदिरा के साथ उसकी बहन रूमा भी जाती थी। रूमा स्टैंडर्ड 4th में पढ़ती है। ट्यूशन पहुंचने के बाद सानवी जब देखती है अभी तक सर नहीं आए हैं तो वो थोड़ी राहत की सांस लेती है और मंदिरा से बोली चल पढ़ाई शुरू करते हैं। फिर दोनों अपनी स्टडी को लेके सीरियस हो जाते हैं। अविनाश अंदर आके जब देखता है सानवी मैथमेटिक्स के इक्वेशन को सॉल्व करने की कोशिश में लगी है तो वो बोलता है, आज सूरज कहीं पश्चिम से तो नहीं उगाए। सानवी छोटी आंख करके देखती है और बोली, क्या मामा आप भी? मैं रोज थोड़ी लेट करती हूँ, वो तो कभी कभी नींद देर से खुलने के कारण लेट हो जाती हूँ। मंदिरा और बाकी सब भी यह सुन के हंस देते हैं। अविनाश सानवी के दूर के रिश्तेदार है इसलिए सानवी उसे मामा बुलाती है। अविनाश की उम्र करीब 30 साल है। पढ़ाई में सानवी काफ़ी तेज थी इसलिए अविनाश सानवी को हमेशा पढ़ाई में इंकरेज करता है ताकि उसकी बोर्ड परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त हो सके। सानवी हमेशा से क्लास में फर्स्ट आती थी और मंदिरा सेकंड। अविनाश और निशीत दोनों हम उम्र के हैं। अविनाश सानवी और मंदिरा से कहता है ज़्यादा टाइम नहीं है, नवंबर से टेस्ट एग्जामिनेशन स्टार्ट हो जाएगा, इसीलिए ध्यान से पढ़ाई करो। और सानवी से मुस्कुराकर कहता है, ज़्यादा नींद अच्छी नहीं है, इससे शरीर के मांसपेशियों पर लैक्टिक एसिड जम जाता है, सिर्फ 5 घंटा नींद काफ़ी है। अगर नींद आए तो सरसों के तेल को आंखों में लगाना देखना, ज़्यादा नींद नहीं आएगी। अब सामने एग्जाम है इसलिए जी जान से मेहनत करो। फिर सानवी से कहते हैं, सारे सब्जेक्ट्स के नोट्स बना लिए तुमने? तो सानवी जवाब में हाँ कहती है। अविनाश फिर बोलते हैं, विकास और हरिता को नोट्स ज़ेरॉक्स करने के लिए दे देना, पता है ना उन लोगों के एग्जाम 1 हफ्ते बाद से स्टार्ट हो जाएंगे। अविनाश सानवी को इसलिए नोट्स देने को कहती है क्योंकि सानवी सेल्फ स्टडी करके खुद से बहुत अच्छी नोट्स प्रिपेयर करती थी और उसकी हैंडराइटिंग बहुत अच्छी है। सानवी नोट्स के लिए मान जाती है और कहती है कि वो विकास और हरिता को आज स्कूल जाने के लिए बोल दे ताकि वो उनको वहीं पे दे देगी। अविनाश कहता है ठीक है, वो लोग ले लेंगे और फोटोकॉपी कराने के बाद रिटर्न कर देंगे। उसके बाद आज के लिए ट्यूशन में होमवर्क देकर ट्यूशन छुट्टी हो जाती है। जाने से पहले अविनाश फिर कहता है, कल से तुम लोगों के और एक क्लासमेट यहाँ पढ़ने आएगी। CH3 राय से पहली मुलाकात, चीटिंग वाली लड़की अब आगे। ट्यूशन छुट्टी हो जाने के बाद सभी घर जाने के लिए निकलते हैं। सिर्फ सानवी, मंदिरा और उसकी बहन रूमा कमरे में थी। सानवी पहले निकल के अपनी सैंडल पहनने लगी, तभी पीछे से मंदिरा निकली और उसकी पीछे रूमा। अचानक रूमा के पैर फिसलने लगे जिस वजह से वो सपोर्ट के लिए मंदिरा को पकड़ लेती है, लेकिन मंदिरा उसको संभाल नहीं पाती और उसके कदम लड़खड़ा जाते हैं जिस कारण वो भी सपोर्ट के लिए अब सानवी को पकड़ लेती है और सानवी तीनों के वेट को एक साथ संभाल ना पाने की वजह से मुंह के बॉल गिरने लगती हैं और चिल्लाकर बोलने लगी, पकड़ो पकड़ो पकड़ो। जब तक उन लोगों को सपोर्ट करने के लिए कोई आता तब तक बहुत देर हो चुकी थी क्योंकि सानवी के गिरते ही उसके ऊपर मंदिरा और मंदिरा के ऊपर रूमा गिर गई। सानवी को तो ऐसा फील हो रही थी मानो वो आज चपटी हो गई। उसे तो ऐसा लगने लगी कि ऐसी सिचुएशन में वो हंसे या रोए। कुछ टाइम तो वो तीनों थोड़ी देर वैसे ही पड़ी रहती है। फिर अविनाश आगे आके पहले रूमा उसके बाद मंदिरा को उठाता है और सानवी खुद उठती है। सबसे पहले वो तीनों खुद को चेक करते हैं कहीं उन्हें किसी जगह चोट तो नहीं आई। जब कंफर्म होते हैं कि कहीं चोट नहीं लगी तब जाके तीनों शांत होती है। थोड़ी देर बाद सानवी अचानक जोर से खिलखिलाकर हंसने लगी। टीयर्स ऑफ जॉय, टीयर्स ऑफ जॉय, टीयर्स ऑफ जॉय, ओपन माउथ स्माइल। उसे हंसते देख पहले तो सब कंफ्यूज खड़े रहे पर बाद में अविनाश भी हंसने लगा। फिर अचानक चुप होते हुए बोला, तुम लोग एक साथ गिरे कैसे? सानू कहीं तुमने तो कोई शरारत नहीं की? सानवी चौंक के आंख बड़ी करते हुए बोली, अगर मैं शरारत करती तो क्या इन दोनों को अपनी ऊपर गिरने देती? मुझे तो खुद भी नहीं पता कि ये दोनों गिरे कैसे। फिर मंदिरा और रूमा के तरफ देखते हुए अपनी भौहें चढ़ा के पूछती हैं। फिर रूमा बताती है कि सपोर्ट के लिए उसने मंदिरा को पकड़ी थी लेकिन उसके लड़खड़ाने के कारण तीनों एक साथ गिर गई। तीनों फिर जल्दी से कहती है चलो स्कूल भी जाना है, देर हो गई गिरने के चक्कर में, और फिर तीनों अपनी घरों के लिए निकल पड़ते हैं। जाने के टाइम मंदिरा बोली, सानवी आज से हमारे साथ रानी और रिंकू भी साथ जाएगी। सानवी को लगा पहले इन दोनों के बारे में पूछ ले कि यह दोनों कौन है, पर सोची कि देख लेंगे जाने के टाइम कौन है। फिर एक दूसरे को बाई बोले अपनी अपनी घर के और चल देती है। घर आने के बाद सानवी अपनी नानी माँ को बता देती है कि वो तीनों आज ट्यूशन से निकलते टाइम कैसे गिर गई थी। नानी माँ कहती हैं, भगवान जी का बहुत बहुत आभार कि तुम्हें कहीं चोट नहीं लगी, अब रेडी हो जाओ, तुम्हें स्कूल भी तो जाना है।
इसके जवाब में सान्वी कहती हैं जा रही हूँ रेडी होने। फिर रेडी होके यूनिफॉर्म पहने वो अपनी दुपट्टे को अपनी मामी के मदद से जब पिन करने लगी तब उसकी सारी दोस्त के ग्रुप उसके घर के गेट पे पहुंचते हैं। सान्वी को हमेशा से ही दुपट्टे को पिन करना और चोटी बनाना नहीं आती थी और यह सब उसके मामी कर दिया करते हैं। फिर एक साथ सब निकलते हैं स्कूल जाने के लिए। रास्ते में बो पूछती हैं कि रिंकू और रानी कौन सी क्लास में पढ़ती है तो बो दोनों बताती है कि 9th स्टैंडर्ड। किमी मंदिरा और सान्वी के साथ ही एक साथ पढ़ती हैं और बो ही मंदिरा को लेके जाती थी। स्कूल पहुंचने के बाद सान्वी, मंदिरा और नित्या एक साथ बैठती हैं क्योंकि तीनों क्लास की फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पोजीशन की हकदार थी। तीनों बेस्ट फ्रेंड हर बातें शेयर करते थे। स्कूल से आने के बाद भी घंटों फ़ोन पे बातें करती थी। सारे सर भी इन तीनों के दोस्ती के बारे में जानते हैं। टिफ़िन टाइम में तीनों बेस्ट फ्रेंड्स एक साथ टिफ़िन शेयर करते हुए बातें करने लगी। उसी वक्त अचानक एक लड़की, लंबा फिगर, कंधे तक आते बाल, गोरा रंग, भूरी आंखें, उसके एक गाल में डिंपल लेके मुस्कुराते हुए तीनों के पास आती है और कहती है हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम राय है, मैं भी तुम्हारे साथ ही इसी क्लास में पढ़ती हूँ। पहले तो सान्वी उसे कंफ्यूज होके देखती है, फिर कुछ याद करके अपने मन में कहती अरे ये तो वही लड़की है, वो चीटिंग वाली लड़की। ओपन माउथ स्माइल। राय मुस्कुराते हुए कहती है कल से मैं भी तुम लोगों के साथ अविनाश सर के वहाँ पढ़ने जाऊंगी। क्या है राय का सच? क्यों सान्वी राय को चीटिंग वाली लड़की कहती है? क्या सान्वी बता देगी राय को उसका सच? क्या राय के आने से टूट सकती है मंदिरा और सान्वी का दोस्ती या राय बनेगी इन सब की दोस्त? आखिर क्या रंग लाएगी इनकी दोस्ती? CH4 मंदिरा ने बताई रानी, रिंकू की पहचान। सान्वी ने देखा मेरे को। क्लासरूम के अंदर रिसेस खत्म होने के बाद सान्वी, नित्या और मंदिरा जाके अपनी बेंच पे बैठते हैं। सान्वी के दिमाग में इस वक्त कुछ ख्याल चल रही थी जो थी राय को लेकर। राय की पहचान उसके लिए बहुत ही कंफ्यूजन भरी थी। जो भी हो वो इस बारे में अभी कुछ नहीं बोलेगी। उसने सोचा राय से डायरेक्ट पूछूंगी क्या जो वो सोचती हैं उसको लेकर क्या सब सच था या उसका वहम। फिर उसे अचानक नित्या की बातें सुनाई दी जो बोल रही थी मंदिरा ये रानी और रिंकू कौन है? उन सब के साथ तुम सबकी दोस्ती कुछ समझ नहीं आया? सान्वी भी अब बोल पड़ती हैं हाँ मैदी अब बता बात क्या है? इस बीच मंदिरा बोली अरे रानी और रिंकू भी कल से हम सब के साथ ट्यूशन जाएगी, इसलिए आज से ही वो दोनों हमारे साथ स्कूल आ गई। क्या तुम दोनों को पता है उन दोनों के भैया भी हमारे साथ पढ़ते हैं? मंदिरा ने दोनों को स्माइल करके क्वेश्चन पूछ लिया। इसके रिप्लाई में सान्वी और नित्या दोनों ने अपने सिर को ना में हिला दिया। इसके बाद 5th पीरियड के क्लास स्टार्ट हो गई जिस वजह से उनकी डिस्कशन रुक गई और टॉपिक पर ध्यान हट गया। स्कूल की छुट्टी हो जाने से सभी अपने घर चले आते हैं। फिर सान्वी अपनी रूटीन के मुताबिक पढ़ाई करके सो जाती है। अगली सुबह फिर रोज की तरह सान्वी की सुबह शुरू होती है भाग दौड़ भरी जिंदगी और उसकी ट्यूशन से। लेकिन आज एक चीज़ अलग थी, वो थी आज मंदिरा के साथ राय, उसका भाई इंद्र, रानी और रिंकू भी थे। रानी और रिंकू को देखने के बाद सान्वी के मन में एक बार फिर उस क्वेश्चन की याद आ गई थी, लेकिन उसने सोचा बाद में पता करेंगे। आज भी अच्छे से पढ़ाई करके सान्वी अपने घर लौट गई। राय से जो सवाल वो पूछना चाहती थी आज सब कुछ बाकी रह गया। फिर स्कूल और उसकी पढ़ाई ऐसी ही कुछ दिन बीत गई। एक दिन सान्वी अकेली स्कूल से घर लौट रही थी। रास्ते में एक इंसान से उसकी नज़र कुछ पल के लिए मिल गई। नज़र मिलते ही उसके मन में एक बेचैनी महसूस हुई। उसे वो शख्स जाना पहचाना सा लगा। अचानक उसके मुंह से हैरानी से निकल गई मीर। घर आते ही सान्वी फ्रेश होने के बाद कुछ सोचने लगी और अपनी प्यारी टेडी तूतान को कस के गले लगा के आंख बंद कर लिया। फ्लैशबैक 5 साल पहले। ब्लैक शर्ट, ऑरेंज कैप पहने एक लड़का अपनी साइकिल लेके जा रहा था। लंबा सा कद काठी, गोरा रंग, काली गहरी आंखें, सिल्की बाल, देखने में किसी हीरो से कम नहीं था। लड़के को देखते ही झुमुर ने कहा ये यहाँ वैसे है तो काफ़ी हैंडसम। उसके चेहरे पे एक प्यारी सी मुस्कान तैर गई। सान्वी उस वक्त 5th स्टैंडर्ड में थी। रिश्ते में झुमुर सान्वी के मासी थी, लेकिन दोनों में एज गैप सिर्फ 3 साल क्या था। क्या आप उस लड़के को जानती हो? सान्वी ने सवाल पूछा। सान्वी का सवाल सुन के झुमुर ने कहा हाँ वो हमारे सीनियर हैं, मैंने उनसे बुक्स के बारे में पूछा था। उस दिन से सान्वी के मन में कहीं ना कहीं मीर छप चुका था और यह एहसास क्या है उसे खुद भी पता नहीं। वक्त बीतता गया और बीच बीच में सान्वी मीर से 2-3 बार और टकराए। फिर सान्वी 5th से 6th स्टैंडर्ड में आ गई। एक दिन सान्वी मार्केट में कुछ खरीद रही थी। आसपास काफ़ी भीड़ था। उसके साथ उसकी कजन बहन भी थी। अचानक एक लड़का सान्वी के पास आ गया और मुस्कुरा के पूछा हे तुम्हारा नाम क्या है? सान्वी ने बिना देखे ही उसे इग्नोर करके जाने को हुई कि वो लड़का सान्वी के और पास आ गया। जब सान्वी ने देखा कि वो कौन था तब उसकी नज़रें नीचे हो गई और उसकी दिल में एक धक्सा हो उठा। नज़रें नीचे करके ही सान्वी ने जवाब दिया मेरा नाम सान्वी है। मीर ने सान्वी से फिर पूछा तुम झुमोर की बहन हो? इस एक सवाल को सुन के सान्वी की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई और उसने कहा नहीं, तुम झूठ बोल रही हो, मैंने तुम्हें उसके साथ देखा था। मीर ने कहा
अब तो सान्वी क्या बोले यही सोचने लगी। फिर उसने कसके अपनी बहन का हाथ पकड़ी और भागने को हुई। फिर दौड़ते हुए बोली, वो मेरी दीदी नहीं मासी है, और भाग गई। उसने पीछे खड़ा शख्स का एक्सप्रेशन नहीं देखी। कुछ दिन बाद सान्वी स्कूल के प्लेग्राउंड से आ रही थी। उसके साथ उसकी 3 से 4 सहेलियां भी थी। अचानक किसी ने कहा, सान्वी रुको, आवाज का पीछा करते हुए। सान्वी ने उस तरफ अपनी नजरें घुमाई और हैरानी से अपनी आंखें सिकोड़ ली। उसने बुदबुदाते हुए बोली, अब कहाँ भागूं? वो भाग क्यों रही थी यह बात तो उसे खुद पता नहीं, पर जब भी वो मीर से टकराती उसके मन में भागने का ख्याल ही आती रही। मीर फिर से उसके सामने आ गया। सान्वी का हॉट बीट बढ़ गया। उसे समझ नहीं आया अब वो करे तो क्या। मीर ने कहा, तुम्हें तब से आवाज लगा रहा था, तुम सुन क्यों नहीं रही? सान्वी हकलाते हुए बोली, मुझे सुनाई नहीं दिया। सान्वी नर्वस हो गई थी और अपनी उंगलियों को उलझाने लगी। मीर ने मुस्कुराते हुए दोबारा कहा, पागल लड़की, डर क्यों रही हो? क्या तुम्हारी दीदी ने मुझसे बात करने से मना किया है? सान्वी कंफ्यूज होके उसे देखने लगी। फिर बड़बड़ाते हुए बोली, दीदी। फिर बोल पड़ी, नहीं नहीं, दीदी नहीं, मासी है। एक्चुअली झूमर सान्वी के मम्मी की कजिन सिस्टर थी और उसकी उम्र भी कम थी, सान्वी से सिर्फ 3 साल की बड़ी थी। मीर कंफ्यूज हो गया और अचानक बोल पड़ा, मासी, पर कैसे? जब तक सान्वी कुछ एक्सप्लेन कर पाती रिसेस खत्म होने की घंटी बजने लगी। उसके बाद सान्वी ने मुड़ के भी नहीं देखा और अपनी क्लासरूम की ओर भागने लगी। नेक्स्ट दिन से सान्वी ने उसे नहीं देखा। फ्लैशबैक एंड प्रेजेंट टाइम। आज 5 साल बाद सान्वी ने उसे देखा था। आंखें खोलने के बाद सान्वी का चेहरा अचानक गिल से भर गया और एक गहरी सांस लेकर अपने मन में बोली, मुझसे और क्या कहना था, मैंने सुना भी नहीं उस दिन। तुम्हें क्या पता कि मेरे दिल में कैसी बेचैनी होती थी। आज भी तुम्हें देखने के बाद मेरी धड़कनें तेज हो गई थी। फिर एक फीकी मुस्कान अपनी चेहरे पर बिखेरते हुए बोली, चलो जो भी था, पर अब खुश रहो। जब घड़ी की तरफ नजर घुमा के उसने टाइम देखा, शाम हो चुकी थी। सान्वी हड़बड़ा गई और अपनी पढ़ाई को लेकर सीरियस हो गई। जुड़े रहिए CH5 राय का सच। सान्वी के घर में रात हो चुकी थी। सान्वी सोच रही थी अब राय से अपनी दोस्ती सुधारने के बारे में। अगर राय ने भी सही एफर्ट्स लगाई तो वो उससे दोस्ती कर लेगी। यही सब सोचते सोचते उसे नींद आने लगी और वो गहरी नींद में सो चुकी थी। दूसरी तरफ नित्या के घर में। नित्या की कद काठी सान्वी से थोड़ी ऊंची है। बड़ी बड़ी काली गहरी आंखें, कमर तक आते लंबे काले बाल, सावला रंग, सुर्ख गुलाबी होंठ। नित्या भी देखने में काफी सुंदर थी। नित्या 3 भाई बहनों में सबसे छोटी थी। उसके पापा एक स्कूल टीचर थे, मम्मी होम मेकर है। नित्या की एक बड़ी दीदी और एक बड़े भाई है। नित्या के बड़ी दीदी की शादी हो चुकी है। नित्या ने रानी और रिंकू से उनके बड़े भाई के बारे में पता लगा चुकी थी और यह बातें उसने ना तो सान्वी से की और ना ही मंदिरा से। नित्या मन ही मन अलग सोच रही थी। अब उसके मन में क्या चल रहा है ये तो वक्त बताएगा। वो अलग जगह ट्यूशन करती थी पर यह सब चीज़ उनके दोस्ती में कभी दरार नहीं ला पाए। मंदिरा के घर में। मंदिरा कद काठी में सान्वी से छोटी थी। 3 भाई बहनों में मंदिरा सबसे बड़ी थी। उसके बाद उसकी बहन रूमा और सबसे छोटा भाई बैद्यनाथ है। मंदिरा के पापा पोस्टल ऑफिसर थे और मम्मी होम मेकर है। उसकी फैमिली थोड़ी कंजर्वेटिव माइंड के थे। मंदिरा को सान्वी के बगैर कहीं जाने नहीं देती थी। बचपन से सान्वी और मंदिरा दोनों साथ पली बड़ी हुई है, इसलिए मंदिरा के फैमिली भी सान्वी को स्नेह करते थे। मंदिरा भी देखने में काफी सुंदर थी। बड़ी आंखें, लंबे बाल, गोरा रंग, गालों पे डिंपल पड़ते हैं। बस उसके दाएं गाल पर एक खरोंच के निशान थे। ये खरोंच से ज्यादा आप काटने ने निशान कह सकते हैं, पर वो निशान उसे और भी ज्यादा खूबसूरत बनाती थी। कुछ साल पहले मंदिरा स्टैंडर्ड 2 में पढ़ने लगी थी। 8 ईयर्स के उम्र में खेल कूद करना आम बात है। बात एक दिन की है, जब वो स्कूल छुट्टी हो जाने के बाद घर लौट रही थी। उस दिन उसके पापा किसी काम में बिजी हो जाने के कारण उसे लेने नहीं पहुंच पाए थे। स्कूल घर से थोड़ी दूरी पर था। उसके घर के रास्ते में एक गली मिलती थी। दोपहर का टाइम था। मंदिरा घर के रास्ते जा रही थी। अचानक एक छोटा सा पप्पी उसे रास्ते में दिखाई दिया। उसने उस पप्पी को अपनी गोद में उठा लिया और खेलने लगी, पर थोड़ी दूरी पर खड़ी उस पप्पी की मम्मी बड़ी डॉगी को गुस्सा आने लगी थी। यह एक आम बात है हर माँ के लिए। माँ तो माँ होती है, चाहे वो इंसान हो या कोई बेजुबान पशु। उनके इमोशंस भी एक जैसी ही होती है। अपने बच्चे को कष्ट में नहीं देख सकती है। कष्ट देने वाले चाहे कितना ही ताकतवर क्यों ना हो, बात जब संतान की सुरक्षा की हो तब हर माता हथियार उठाने में भी कतराती नहीं है। यहाँ वो पप्पी को कष्ट तो नहीं था, पर पप्पी के मम्मी ने जब उसको एक अनजान इंसान के गोद में अपने बच्चे को देखा तब उसके मन में डर बैठ गया था। इसलिए उसने मंदिरा पे हमला कर दिया और उसके बाद से मंदिरा का चेहरा खून से लथपथ हो गई थी और वो बेहोश होने के कगार पर पहुंच गई थी। ठीक समय पर उसके पापा आके उसे बचाते हैं, पर कुत्ते के हमले के कारण उसके दाएं गाल पर एक निशान सारे जन्मों के लिए उसके गाल पर छप गई। राय के घर।
राई का घर सांभी मंदिरा के घर से करीबन 5 किलोमीटर दूरी पर स्थित था। राई भी तीनों भाई बहनों में बड़ी है और उसके बाद 2 भाई है। राई के पापा एक डॉक्टर है और उसके मम्मी एक हाउसवाइफ थी। राई के फैमिली में उसके दादाजी, पापा, मम्मी, 2 भाई, चाचा, चाची, उनके 2 बच्चे शामिल थे। फैमिली हरा भरा और हर तरफ से खुशहाल है। अगले दिन स्कूल विवेकानंद विद्यापीठ एक काल्पनिक नाम है। सांभी मंदिरा और नित्या के स्कूल। आज सांभी ने सोच ही लिया था कि राई से बात करेगी, नहीं तो उन सब में यूनिटी नहीं रहेगा। जब रिसेस की घंटी बजने लगी तब सभी दोस्तों ने एक साथ लंच करने के लिए साथ इकट्ठे हो गई। इन कुछ दिनों में राई भी उन सबसे घुल मिल चुकी थी। राई, तुमने 5th स्टैंडर्ड में सच में चीटिंग किया था? सांभी ने कुछ देर सोचा, फिर राई की तरफ अपनी चेहरे को मुड़ते हुए सवाल किया। राई एक पल के लिए चुप हो गई थी। उसके मुंह से कुछ आवाज नहीं निकल रही थी। उसने हंसते हुए जवाब दिया, नहीं, तुम्हें कुछ गलतफहमी हुई होगी। पर मैंने तुम्हें खुद देखा था कुछ साल पहले। हर साल न्यू सेशन में एडमिशन के लिए विवेकानंद विद्यापीठ में 5th स्टैंडर्ड के लिए एडमिशन टेस्ट अरेंज किया जाता था। उस टेस्ट में पास करने वाले बच्चे को स्कूल में एडमिशन मिलता था। एडमिशन टेस्ट के दिन जब सबकी एग्जाम स्टार्ट हो गई थी, उस वक्त एक इंसान विंडो से एक लड़की की मदद करता है। सांभी ने ये सब देख लिया था और जो लड़की को उसने देखा था वो कोई और नहीं, राई और उसके पापा थे। प्रेजेंट टाइम। सांभी से सब कुछ सुनने के बाद राई जोर जोर से हंसने लगी और अचानक सीरियस होते हुए कहती है, तुमने सच में गलत सोचा था। तुमने जो कुछ भी देखा था वो सब सिर्फ आंखों का धोखा था। मैं ठीक से फॉर्म को भर नहीं पा रही थी, इसलिए टीचर से कहकर मेरे पापा ने मुझे लिखने में हेल्प कर रहे थे। उन्होंने सिर्फ रोल नंबर लिखने में मेरी हेल्प किए थे। सांभी ने भी उस चीज़ को याद किया और कहने लगी, क्या करूँ यार, वो कहते हैं ना, फर्स्ट इम्प्रेशन इज लास्ट इम्प्रेशन। इसलिए मुझे लगा तुम चीटिंग करके क्वालिफाई की हो। क्या दोस्ती बढ़ेगी सांभी और राई के बीच? क्या होगा सांभी, क्या अगला कदम? जानने के लिए सभी सवालों के जवाब जुड़े रहिए नेक्स्ट चैप्टर में। डियर रीडर्स, दिल 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 दिल, मुझे इस नॉवेल को शुरू किए हुए काफ़ी दिन हो चुकी है, पर अभी भी आप सबसे कोई भी कमेंट नहीं मिला। नॉवेल को रिव्यूज दीजिए, रिव्यू कम है। प्लीज़ आप सबसे रिक्वेस्ट है, कमेंट और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए। अपनी सजेशन भी दीजिए ताकि मुझे कुछ आइडिया मिले। इस नॉवेल को लाइक्स, शेयर, कमेंट और अपना प्यार देते रहिए, जैसे मुझे लिखने में मोटिवेशन मिले। 2 दिल परिक्रमा करते दिल बढ़ता, दिल फोल्डेड हैंड्स। कुछ गलती हो तो बताइए जो मैं ठीक कर सकूं। अभी कुछ दिन चैप्टर्स अपलोड करने में लेट हो रही है क्योंकि मेरी एग्जाम चल रही थी। जैसे ही मैं फ्री होती हूँ मैं एक साथ 2 चैप्टर्स अपलोड करती रहूंगी। अभी के लिए आप सबसे माफ़ी चाहती हूँ। CH6 इश्क हुआ विवेकानंद विद्यापीठ, क्लासरूम के अंदर, रिसेस टाइम। राय, तुम गलत मत समझना, मेरे कहने का वो मतलब नहीं था कि तुम चीटर हो, पर आंखों देखी चीज़ें सच ही लगता है। फिर उस वक्त सिचुएशन क्या थी यह तो तुम बेहतर बता सकती हो, सांभी ने राय की ओर देखते हुए कहा। मैं समझ सकती हूँ, उस वक्त मेरी जगह अगर तुम भी होती तो यही सोचती, पर मैंने तो तुम्हें वजह भी बताई, इसलिए अब उस बात को जाने देते हैं। पर मेरी मन में एक क्यूरोसिटी अभी भी है, राय ने मुस्कुराते हुए बोली। और वो क्या है? मुझे वैसे देखते हुए तुम सबने मुझे कुछ ना कुछ तो जरूर कहा होगा। यू मीन मेरे कहने का मतलब तुम समझ रही हो? ये तो परंपरा है नए नाम से संबोधित करने का, कहते हुए सांभी हंसने लगी। क्या? राय ने हैरानी से आंखें बड़ी कर लिया। सांभी अक्सर हर किसी को पेट नेम दे दिया करती, यह उसके अंदर एक टैलेंट कह सकते हैं। अरे इसमें इतना हैरान होने की कोई बात नहीं है, क्या तुम्हें नहीं पता सारे टीचर्स के भी एक ना एक पेट नेम होते हैं? ये तो तुम बिल्कुल सही कह रही हो, महारानी नाम देने में माहिर जो है, मंदिरा ने सांभी की ओर देखते हुए कहा। ऑफ कोर्स, फॉर एग्जाम्पल तुम्हारा ही नाम ले लो, सब तुम्हें मंदिरा कहते हैं पर मैं तुम्हें मैदी कहती हूँ, सांभी ने सर हिलाते हुए कहा। अब तुम दोनों जो बोलने वाली थी उसे बताओ, अपने में मत शुरू हो जाओ। बताओ मुझे देखकर तुम्हें कैसा इंप्रेशन हुआ था? तो सांभी, मंदिरा और नित्या तीनों एक साथ हंसते हुए कहती है, बुरा मत मानना पर यह बहुत फनी है। अब बताओ भी, चीटिंग वाली लड़की, अब इसकी कहानी भी बताओ कि आखिर ऐसा नाम क्यों? राय ने बेबसी से कहा। कुछ साल पहले की बात है, जब सांभी ने राय के पापा को एडमिशन टेस्ट के दौरान उसे हेल्प करते हुए देखा था तो वह सच में राय से चिढ़ गई थी। इसका एक कारण ये भी था, बिना मेहनत किए ही उसे सफलता मिल जाती और जो बच्चे असल में उसके हकदार होते उन्हें अपनी सीट नहीं मिल पाती। कंपटीशन भी फेयर होनी चाहिए। असल में दिन रात पढ़ाई करके कोई उस मुकाम को हासिल करता है तो कोई उस मुकाम को हासिल करने के लिए शॉर्टकट मेथड यूज़ करना चाहता है। टेस्ट खत्म होने के बाद सांभी ने मंदिरा को भी वह बात बता देती है, लेकिन वह राय को नहीं देख पाती है। समय बीत जाते हैं और उन सबका एडमिशन स्कूल में हो जाते हैं। नित्या से दोस्ती भी उसी दिन को हुआ था, क्योंकि नित्या सांभी के ट्यूशन टीचर अविनाश के स्कूल में पढ़ती थी, मतलब उनकी स्टूडेंट थी। सांभी बचपन से ही पढ़ने में होशियार थी।
एडमिशन टेस्ट के पहले दिन अविनाश ने उसे कहा था कि नित्या नाम की एक स्टूडेंट भी बहुत तेज दिमाग है और हो सकता है टेस्ट में उसे बराबर टक्कर दे। सान्वी को ये बातें घर कर गई थी, इसीलिए वो और भी ज़्यादा एक्साइटेड थी नित्या से मिलने के लिए। जब उन सब की मुलाकात स्कूल में हुई थी तो सान्वी के साथ साथ मंदिरा से भी नित्या की दोस्ती हो गई थी। अब लौट आते हैं राई की कहानी पर। स्कूल के पहले दिन प्रेयर लाइन में सान्वी ने फिर से राई को देखा था और वो दौड़ती हुई मंदिरा को भी राई को दिखा देती है। उस दिन से वह सब राई को चीटिंग वाली लड़की कहते थे, क्योंकि राई के नाम वह नहीं जानते थे। राई से उन सब की मुलाकात 10th स्टैंडर्ड में होती है, या यूं कहें बातें हो रही थी। इसके पीछे एक दूसरा कारण ये भी था, राई अलग सेक्शन की थी। वह सब साथ तो पढ़ते थे पर अलग अलग सेक्शन में। किस्मत से सान्वी, मंदिरा और नित्या तीनों एक ही सेक्शन में थे, इसलिए उनकी दोस्ती दिन ब दिन और गहरी होती गई। पर राई के मामले में ऐसा नहीं था, क्योंकि वह अलग सेक्शन में थी और उसकी मुलाकात इन तीनों से कभी नहीं हुआ था। सान्वी ने राई को सारी बात बता देती है। 10th स्टैंडर्ड में जब सबको एक साथ एक हाल रूम में शिफ्ट करवाया गया तब सबको पता चला कौन कौन साथ में पढ़ते हैं, क्योंकि किसी की भी मुलाकात अपनी सेक्शन के बच्चे को छोड़ते दूसरे सेक्शन के बच्चों के साथ कभी पॉसिबल नहीं था। वह सब एक को 8 स्कूल में पढ़ते थे पर लड़कों के साथ उनकी बनती नहीं थी। हमेशा लड़के और लड़कियों के बीच कंपटीशन लगी रहती थी। हजारों कोशिश करने के बावजूद भी लड़के टॉप 3 पोजीशन कभी हासिल नहीं कर पाए, इसलिए कुछ पढ़ाकू लड़के इन तीनों से जलते थे। बाकी लड़कों को तो लड़कियों की खूबसूरती देखने में मतलब था, पढ़ाई गया तेल लेने। लड़कों के पोजीशन हमेशा 4th से ही स्टार्ट होती थी, इसलिए वो सब सान्वी से बहुत चिढ़ते थे। वैसे सारी लड़कियां भी सिर्फ पढ़ने के लिए तो स्कूल नहीं आती थी, सब एक जैसे तो नहीं थे। रिसेस का टाइम ओवर हो गया था, सब क्लास के अंदर आ रहे थे। नित्या अपनी नज़र बचाते हुए किसी को तलाश कर रही थी। जब उस शख्स का चेहरा नित्या के सामने आ गया तब उसने शर्म से अपनी नज़रें फेर ली। उसकी धड़कन तेज हो गई थी, आंखों में एक अलग एहसास दिख रहा था। इन सब से बेखबर सान्वी नेक्स्ट क्लास को लेकर उलझी रही। नित्या के मन में कुछ तो चल रही थी। उसके मन में एक गाने के सरगम बजने लगी। हलचल हुई, जरा शोर हुआ, दिल चोर हुआ, तेरी और हुआ। हलचल हुई, जरा शोर हुआ, दिल चोर हुआ, दिल चोर हुआ। तेरी और हुआ, तेरी और हुआ, ऐसी चले जब हवा, इश्क हुआ ही हुआ। ऐसी चले जब हवा, लव इन द एयर, इश्क हुआ ही हुआ। हलचल हुई, जरा शोर हुआ, दिल चोर हुआ, तेरी और हुआ। हलचल हुई, जरा शोर हुआ, दिल चोर हुआ, दिल चोर हुआ। तेरी और हुआ, ऐसी चले जब हवा, इश्क हुआ ही हुआ। ऐसी चले जब हवा, लव इन द एयर, इश्क हुआ ही हुआ। इश्क हुआ, हाय इश्क हुआ, हाय। क्या है नित्या के मन में? क्या छुपा रही है नित्या? कौन है वह शख्स? जानने के लिए सभी सवालों के जवाब जुड़े रहिए। नेक्स्ट चैप्टर है। डियर रीडर्स, मेरी इस नॉवेल को लाइक्स, शेयर, कमेंट और रिव्यूज दीजिए, जिससे यह और आगे जा पाए। आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है, कमेंट कीजिए ताकि मुझे लिखने में मोटिवेशन मिले। आप सबका प्यार इस नॉवेल को देते रहिए। 2 दिल 2 दिल 2 दिल। मैं जल्द से जल्द चैप्टर्स अपलोड करने की कोशिश करूंगी। दिल से सभी को धन्यवाद। बढ़ता दिल, चमकता दिल, चमकता दिल। 7 सान्वी को है किससे नफरत? नित्या ने जब उस शख्स को देखा तो उसके दिल में सरगम सी बजने लगी थी। नित्या के दिल में उस शख्स को लेकर एक फीलिंग्स जगने लगी थी, पर नित्या को भी कुछ अंदाजा नहीं था। रिसेस टाइम ओवर होने के बाद ही 5th पीरियड स्टार्ट हो गई। देखते ही देखते स्कूल की छुट्टी के बेल बजने लगे। सान्वी और उसके सारे दोस्त एक साथ स्कूल से घर आने के लिए निकल पड़ते हैं। वो सब बस थोड़ी ही दूर आ पाए थे कि रिंकू की साइकिल की चैन उतर गई और साइकिल रुक जाती है। अब दिक्कत ये थी कि रिंकू को अगर किसी के साथ ले भी आते पर साइकिल को किसके भरोसे छोड़ते वो। उनके सामने अब प्रॉब्लम्स बढ़ने लगी। उन सब ने साइकिल को फिक्स्ड करने का मन बनाया। वो सब ऐसी जगह फंस चुके थे जहां से 3 किलोमीटर तक आसपास सिर्फ पतली सी जंगल और सड़क के अलावा और कुछ नजर नहीं आता। कोई मदद के लिए भी पास नहीं था। ऐसी सिचुएशन में सान्वी ने हिम्मत करके साइकिल को एक बार फिर ठीक करने की कोशिश करने लगी। बहुत कोशिश करने के बाद भी साइकिल का चैन फिक्स नहीं हो पा रही थी। सभी हताश हो चुके थे। उन्हें अब घर जाने की भी टेंशन होने लगी। अचानक रिंकू को कोई आते देखा। वो शख्स को देखते ही रिंकू को कुछ जाना पहचाना सा लगा। उसके मन में आशा की किरण जग उठी। रिंकू सान्वी के पास जाती हुई बोली, वो देखो भैया आ रहे हैं, चलो उनसे मदद लेते हैं। सान्वी को भी उसकी बातें सही लगी, इसलिए वो मान जाती है और कहती है, चलो ये तो बहुत अच्छी बात है। मैंने सुना है वह हमारी क्लास में ही पढ़ता है, पर आज तक मैं उसे पहचान नहीं पाए। आज देख भी लूंगी। सान्वी के दिल में भी एक आस थी कि साइकिल ठीक हो जाएगी तो वह सब घर जा पाएंगे, पर उसे कहाँ पता था कि उसके आशा निराशा में तब्दील हो जाएगी। वह सब रिंकू के भाई का बेसब्री से इंतजार करने लगे। जब रिंकू के भाई उस सब के सामने पहुंच गया तब सान्वी उससे मदद के लिए कुछ बोलने ही वाली थी कि तभी रिंकू के भैया उनके सभी आशा को तोड़ते हुए उन सबको फूली इग्नोर करके आगे बढ़ गया। उसे देख के ऐसा लग रहा था जैसे उसने इन सबको देखा ही नहीं।
सानवी जो अब तक एक आस लिए थी कि कोई उनकी हेल्प करेगा, उसके सभी आशा पर अब पूरी तरह पानी फेर गई थी। उसने जाते हुए उस शख्स को पीछे से हैरानी और गुस्से वाली नज़रों से देखने लगी। उसका तो मन कर रहा था उसकी सर जाके फोड़ दे और बहुत सारी खरी खोटी सुनाए, पर अफसोस वो ऐसा कुछ नहीं कर सकती थी सिवाय खुद पर गुस्सा करने के अलावा। वो गुस्से से बड़बड़ाते हुए कहने लगी, कैसा भाई है? तमीज नाम की तो कोई चीज़ ही नहीं है, इतने सारी लड़कियां एक साथ खड़ी है, उसे दिखाई नहीं दिया? उद्धरण चिन्ह। फिर उस तरफ देखते हुए और मुंह को बनाकर कहती हैं, देखेगा भी कैसे, लड़की से बात करने से फुर्सत मिले तब ना। सानवी का गुस्सा तब और बढ़ गई जब उसने उस शख्स को एक लड़की के साथ हंसते हुए बात करते देखा था। उसके तन बदन में आग जलने लगी थी जब उस शख्स ने एक भी बार कुछ सुने बिना ही चला गया। अगर सच में वो शख्स उसके सामने आ जाता तो वो तो उसका खून ही कर जाती, पर अब गुस्सा उतरने के लिए कोई नहीं था। सानवी को रह रहकर बस शख्स का उस लड़की से हंसते हुए बातें करना याद आने लगी थी। अपना सारा गुस्सा अब बस साइकिल पर उतरने लगी। अचानक खट की आवाज़ के साथ चैन फिक्स्ड हो गया, पर सानवी अभी भी खुश नहीं लग रही थी। जब मंदिरा और रिंकू ने साइकिल को ठीक होते देखा तो उनके चेहरे पे खुशी की लकीरें उभर आई। उन सब ने सानवी को आवाज़ लगाई जो किसी को मन ही मन कोसने में बिजी थी। अचानक हुई हलचल से उसकी तंद्रा जब टूटी तब उसने अपने सामने रिंकू को उसके कंधे को हिलाते हुई देखने लगी जो उससे कह रही थी, सानू देखो चैन ठीक हो गया है, चलो घर चलते हैं। सब अब घर के लिए निकल पड़ते हैं। रास्ते भर में सानवी ने एक भी बात नहीं की, बस तो अपनी ख्यालों में उलझी यही सोच रही थी कि कैसे कोई हेल्प नहीं करता है जब बात अपनी बहनों को लेकर हो। क्या बहनों से ज़्यादा वह लड़की इम्पोर्टेंट थी? फिर सानवी उन ख्यालों को दूर झटकते हुए अपने मन में कहती है, मैं क्यों इतना सोच रही हूँ, बहन उसकी, साइकिल उसका, पर मुझे इतना गुस्सा क्यों आ रही है, क्यों मैं कंट्रोल नहीं कर पा रही हूँ अपने गुस्से को। रास्ते भर सोचते सोचते सानवी अपनी घर पहुँच जाती है। उसके घर से थोड़ी दूरी पर रानी, रिंकू और उनसे थोड़ी दूरी पर मंदिरा का घर था। आज जो कुछ भी हुआ था इससे साफ था कि किसी के लिए सानवी के दिल में नफरत और गुस्सा भर गई थी। अब ये नफरत और गुस्सा किस हद तक जाएगी ये तो वक्त ही बता सकता है। सानवी को इतनी नफरत क्यों हो रही है, क्या ये नफरत और बढ़ेगा या कहीं कुछ और तो नहीं? जानने के लिए जुड़े रहिए नेक्स्ट चैप्टर में। डियर रीडर्स, दिल 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 दिल, मुझे इस नॉवेल को शुरू किए हुए करीब 20 दिन से ज़्यादा हो चुकी है पर अभी भी आप सबसे कोई भी कमेंट नहीं मिला। नॉवेल को रिव्यूज दीजिए और रेटिंग दीजिए। आज का चैप्टर कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताइए ताकि मैं और इंटरेस्ट के साथ लिख पाऊँ। अपनी सजेशन भी दीजिए ताकि मुझे कुछ आइडिया मिले। इस नॉवेल को लाइक्स, शेयर, कमेंट और अपना प्यार देते रहिए जैसे मुझे लिखने में मोटिवेशन मिले। दो दिल परिक्रमा करते दिल बढ़ता दिल फोल्डेड हैंड्स। कुछ गलती हो तो बताइए जो मैं ठीक कर सकूं। अभी कुछ दिन चैप्टर्स अपलोड करने में लेट हो रही है क्योंकि मेरी एग्जाम सामने है। जैसे ही मैं फ्री होती हूँ मैं एक साथ 2 चैप्टर्स अपलोड करती रहूँगी। अभी के लिए आप सबसे माफ़ी चाहती हूँ। चैट सेंसिटिव पीरियड। अब आगे। घर पर आकर भी सानवी की जेहन से वो बातें निकलने का नाम ही नहीं ले रही थी। ऐसा इसलिए भी था क्योंकि जब कोई सॉफ्ट हार्टेड पर्सन को कुछ गलत होते दिखाई देता है तो वह सब बातें उस इंसान को बहुत इफेक्ट करता है। सानवी के साथ भी ऐसा ही था। उसने फ्रेश होने के बाद जल्दी से फ़ोन को ले लिया। उसका अपना कोई सेल फ़ोन नहीं था क्योंकि सभी का मानना था अगर फ़ोन दे दिया जाए तो पढ़ाई पर बहुत ही ज़्यादा उसका प्रभाव पड़ता है। कुछ हद तक ये सही भी था, अपनी उम्र से कम समय में अगर कुछ चीज़ों से दूर रहा जाए तो ये जायज़ है। उम्र के पहले ही इंसान को गलत आदत लग जाए तो यह उसकी पूरी ज़िंदगी को बर्बाद कर सकता है। सानवी के घर में भी उसे पर्सनल फ़ोन बोर्ड परीक्षा के बाद ही मिलने वाली थी। फ़ोन को लेते हुए सानवी ने नित्या को कॉल किया और उसे आज के होने वाली सारी इंसिडेंट बताने लगी। जैसे जैसे सानवी नित्या को आज की घटित हुई घटनाएं सुनाने लगी थी वैसे वैसे नित्या के मन में उस इंसान को लेकर कुछ सोच चल रही थी। बातें खत्म होने के बाद दूसरी तरफ से नित्या ने कहा, मुझे नहीं लगता उसने जानबूझकर तुम लोगों की मदद नहीं की, हो सकता है वह ध्यान नहीं दिया होगा। नित्या के बातों को सुन के सानवी को समझ ही नहीं आई कि यह लड़की उसकी दोस्त है या उस इंसान की। जब नित्या को खुद एहसास हुआ कि उसने अभी अभी क्या कहा तो वो तुरंत अपनी कही हुई बातों को सुधारने के लिए बोल पड़ी, मेरे कहने का मतलब है, हो सकता है कि उसे समझा नहीं आया, पर जो भी हो उसने सचमुच बहुत गलत किया। अच्छा अब उस बात को जाने दो, सुनो कल हम सब चलो मुक्तेश्वर चलते हैं, बहुत मजा आएगा घूमने में। घूमने का नाम सुनते ही सानवी का सारा गुस्सा एक पल में खत्म हो गई। ये बातें नित्या को भी पता थी इसलिए उसने जानबूझकर घूमने का जिक्र किया। जब सानवी की हंसी की आवाज़ उसे सुनाई दी तब जाकर उसने राहत की सांस ली। उसने मन ही मन कहा, बच गई, अब यह उस बात का जिक्र फिर से ना कर दे। फिर कुछ देर पढ़ाई और बाकी सब बातें करने के बाद दोनों फ़ोन रखती हैं। नित्या का भी कोई पर्सनल फ़ोन नहीं था, वह भी घर के फ़ोन को ही यूज़ किया करती थी। एक मिडिल क्लास फैमिली में रेपुटेशन बहुत ज़्यादा मायने रखती हैं। इंडियन पेरेंट्स अपनी बच्चों के लिए मापदंड खुद सेट करते हैं। कौन सा चीज़ उनके पढ़ाई को इफेक्ट करेगा उनसे बेहतर यह कोई नहीं जानता है।
रानी रिंकू के घर। रानी रिंकू की फैमिली भी मिडिल क्लास फैमिली थी। उनके पापा एक बिजनेसमैन थे और मम्मी हाउसवाइफ। रानी और रिंकू के कुल 5 भाई बहन थे, जिनमें से 3 बहन और 2 भाई थे। उनमें से दोनों भाई रानी और रिंकू से बड़े थे। छोटा भैया उनके सान्वी नित्या मंदिरा के साथ ही पढ़ता था। घर में आते ही रानी और रिंकू ने अपनी मम्मी से शिकायत करते हुए कहने लगी, आज भैया ने फिर से कोई हेल्प नहीं की, रास्ते में कितनी देर तक खड़े होकर रहना पड़ा, हम लोगों की वजह से बाकी सब कितने परेशान थे, ऐसा कोई दुश्मन के साथ भी नहीं करता है, इंसानियत तो बची ही नहीं। रिंकू की मम्मी अपनी बेटे के पास जाकर थोड़ी ऊंची आवाज में कहती हैं, अरे अपनी बहन की हेल्प ना करना ये कौन सा सही काम है, तुमने क्यों उनकी मदद नहीं की। दूसरी तरफ से रिप्लाई आता है, मुझे समझ नहीं आया था, इसलिए मैं रुका नहीं, और वैसे भी सान्वी चैन को सेट कर रही थी, अब आप मुझे तंग मत कीजिए, कहते हुए वो शख्स अपनी रूम से बाहर निकल जाता है। ये कि हर एक कैरेक्टर अपनी किशोर अवस्था में था। यह एक ऐसा फेज है जहां बच्चे ना तो ज़्यादा बड़े और मैच्योर होते हैं और ना ही बच्चे जैसे रहते हैं। उम्र के इस पड़ाव में घरवालों से ज़्यादा वह सब अपने दोस्तों पर ज़्यादा भरोसा करते हैं और उनकी बातें फॉलो करते हैं। साइकोलॉजी के हिसाब से इस उम्र के फेज को सेंसिटिव पीरियड कहते हैं। रिंकू के भाई के साथ भी यही सब घटित हो रहा था। कौन उसके लिए सही है या कौन गलत है ये सब परखना उन्हें कम आते हैं, क्योंकि इसी समय वह सब सिर्फ दिल से सोचते हैं, उनके अंदर की फिजिकल चेंजेस को वह समझने में अक्षम होते हैं। इसलिए हर माता पिता को इस समय धैर्य और संयम के साथ उनसे बातचीत करनी चाहिए। यही एकमात्र ऐसा समय होता है जहां हर माता पिता को उनके बच्चों के साथ घुलने मिलने की आवश्यकता होती है। छोटी छोटी बातें उनके भावना को ठेस पहुंचाने के लिए काफ़ी होता है। कहते हैं गलत संगत का असर भी इस समय बढ़ जाता है। हर माता पिता को उम्र के इस पड़ाव में अत्यंत प्यार और संयम के साथ उनको हैंडल करना पड़ता है। कैसी होगी सान्वी की जिंदगी के अगले चरण, जीवन के इस पड़ाव को कैसे पार करेंगे सब, कहीं कोई गलती तो नहीं कर बैठेंगे। कहानी के आगे जानने के लिए जुड़े रहिए नेक्स्ट चैप्टर में। डियर रीडर्स, दिल 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 मुझे इस नॉवेल को शुरू किए हुए करीब 20 दिन से ज़्यादा हो चुकी है, पर अभी भी आप सबसे कोई भी कमेंट नहीं मिला। नॉवेल को रिव्यूज दीजिए और रेटिंग दीजिए। आज का चैप्टर कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताइए ताकि मैं और इंटरेस्ट के साथ लिख पाऊँ। अपनी सजेशन भी दीजिए ताकि मुझे कुछ आइडिया मिले। इस नॉवेल को लाइक्स, शेयर, कमेंट और अपना प्यार देते रहिए, जैसे मुझे लिखने में मोटिवेशन मिले। दो दिल परिक्रमा करते दिल बढ़ता दिल फोल्डेड हैंड्स। कुछ गलती हो तो बताइए जो मैं ठीक कर सकूं। अभी कुछ दिन चैप्टर्स अपलोड करने में लेट हो रही है क्योंकि मेरी एग्जाम सामने है। जैसे ही मैं फ्री होती हूँ मैं एक साथ 2 चैप्टर्स अपलोड करती रहूँगी। अभी के लिए आप सबसे माफ़ी चाहती हूँ। CH9 जब से हम हुए जवान। अब आगे। मंदिरा के घर। फ़ोन की रिंग बजने लगी। एक भारी और गंभीर आवाज़ के साथ अपने कान में फ़ोन को लगाते हुए कहा, हेलो। दूसरी तरफ से एक मीठी सी आवाज़ के साथ एक लड़की की बातें गूंज उठी। मंदिरा को फ़ोन दीजिए ना, मैं सान्वी बोल रही हूँ। तब तक रात के 8:30 बज चुके थे। तरुण जी मंदिरा को बुलाने लगे। तरुण मेघवाल मंदिरा के पिता का नाम है। मंदिरा जो अपने पढ़ाई की धुन में थी, अपने नाम सुनते हुए बाहर आए। तरुण जी ने उसे फ़ोन देते हुए कहा, लो बात कर लो, सान्वी का फ़ोन है। मंदिरा ने एक बार घड़ी की तरफ देखा, फिर फ़ोन तरुण जी के हाथ से लेते हुए सीधा अपनी रूम की ओर चली जाती है। रूम में आते ही वह पेट के बल अपनी बेड पर लेट गई, फिर हंसते हुए कहती है, सीधे पॉइंट से बात करो, मुझे पता है कुछ सीरियस बात तो है। जी महारानी ज़रूर, सान्वी कहती हैं, कल हम सब ने मुक्तेश्वर जाने का प्लान बनाया है, ये तभी पॉसिबल होगा जब तुम हाँ कहोगी, तो बोलो हाँ की हाँ। मंदिरा थोड़ी देर सोचने के बाद कहती हैं, ना तो मैंने कही ही नहीं, ठीक है चलूंगी। ओक डन। डन। दोनों सहेलियां अपनी बातें खत्म करके कॉल कट कर देती है। फिर सान्वी अपनी डिनर करने के बाद करीब 11 बजे बेड पर लेट जाती है। अगली सुबह उसके रोज के रूटीन मुताबिक पहले ट्यूशन और उसके बाद स्कूल चली जाती है। आज वह काफ़ी एक्साइटेड फील कर रही थी क्योंकि बहुत दिन हो गई थी उन सभी का एक साथ आउटिंग में निकलना। विवेकानंद विद्यापीठ, सान्वी का स्कूल। क्लास की शुरुआत लैंग्वेज इंग्लिश क्लास से होती थी। सान्वी, मंदिरा, नित्या और दीपा ये चारों दोस्त एक साथ फर्स्ट बेंच पर बैठती थी। दीपा के बारे में हम बाद में जानेंगे। तीनों फ्रेंड की पोजीशन फर्स्ट, सेकंड और थर्ड थी, इसीलिए उन्हें हमेशा रोल कॉल के लिए रेडी रहना पड़ता था। क्लास में सर के एंट्री होने के बाद सभी स्टूडेंट्स खड़े होकर उनको ग्रीट करते हैं। इस दौरान सान्वी की नज़र उसकी अपोजिट साइड में बैठे हुए बॉयज के रो में पड़ती है, जिसमें एक रोहित नाम का लड़का बैठता था, जिसकी पोजीशन 5th था और वह हमेशा से सान्वी से जलता था। सान्वी एक चीज़ देखकर हैरान रह गई। जब सभी ग्रीट करने के लिए खड़े थे उस वक्त रोहित के बेंच में बैठे हुए बाकी बॉयज ने बेंच को उनके तरफ पूरी तरह खिसका दिया था, जिस वजह से रोहित की बैठने की जगह खाली हो चुकी थी और यह बात उसे मालूम भी नहीं था।
जब सर के बैठने के बाद सभी बैठते हैं, उस समय रोहित भी बैठने गया पर उसकी फूटी किस्मत, उसकी बैठने के जगह पे बेंच नहीं था, इसलिए वह सीधा जमीन पे गिर गया और उसकी बैग पीछे वाले डेस्क से टकरा गया। ये घटना लगभग कुछ बच्चों ने देख लिया था, जिस वजह से क्लास में वह सब हंस पड़े, जिनमें सान्वी भी एक थी। इसकी चलते रोहित को गुस्सा आने लगा था और वह सान्वी को घूरने लगा, पर उसे कोई फर्क नहीं पड़ा और क्लास की ओर अपनी ध्यान केंद्रित कर लिया। रिसेस के वक्त इस घटना का जिक्र करते हुए सान्वी और उसकी ग्रुप ठहाका मारकर हंस रही थी, पर दूर कोई था जो इन सब के ऊपर अपनी नज़र रख रहा था। स्कूल छुट्टी हो जाने के बाद सान्वी और उसकी फ्रेंड्स सभी मुक्तेश्वर की ओर चल पड़ती हैं। सान्वी ने राय, दीपा, विशाखा को भी उनके साथ चलने के लिए मना लिया था। सभी एक साथ साइकिल चलाते हुए और गाना गाते हुए मुक्तेश्वर की ओर अपनी यात्रा का लाभ उठाने लगे। रास्ते में एक प्लेग्राउंड में रुककर सब एक साथ गाते हैं, पुट दोज हैंड्स अप, पुट दोज हैंड्स अप, लाइफ टू मैनी क्वेश्चंस बट वी डोंट नीड, एग्जाम रिजल्ट्स आर शॉकिंग बट वी स्टिल कीप ऑन रॉकिंग, लाइफ में रोना धोना, कुछ पाना कुछ खोना, चलता रहता है, ड्रामा चेक लाइफ। सान्वी एक तरफ आकर कहने लगी, फूलों में खुशबू कहाँ से आती है, फूलों में खुशबू कहाँ से आती है। नित्या कहती है, होता रेनबो क्यों सतरंगा। मंदिरा कहने लगी, पानी में लहरें उठ के जाती कहा। राय उसके पास आकर एक हाथ गाल पे लिए कहती हैं, पानी में लहरें उठ के जाती कहा। विशाखा कहने लगी, दिमाग दौड़े कहा कहा। दीपा सबको ग्रुप हग करके कहती है, जब से हम हुए जवां जवां जवां। नित्या एक पेड़ को हग करते हुए आगे की लाइन गाने लगी, एक बात का ख्वाब सजाने को जी करता है। मंदिरा और राय उसके पास जाकर कुछ इशारे करते हैं, तब नित्या शर्मा के दोनों हाथ से अपना चेहरा ढक लेती है। सान्वी ग्राउंड में धूल उड़ाते हुए गाने लगी, नंगे पाँव धूल उड़ाने को जी करता है। फिर एक साथ गाते हुए आगे बढ़ने लगी, इस पागलपन से दिल यह नहीं भरता है, इस पागलपन से दिल यह नहीं भरता है, कदमों में अपने है दोनों जहां, जब से हम हुए जवां जवां जवां, जब से हम हुए जवां जवां जवां। लाइफ इज रोलर कोस्टर राइड, बना लो गॉड को अपना अपना गाइड, इफ यू थिंक कम फाई से चक देयर एंड बी ऑल राइट, लाइफ एंड टाइम्स आर। सब भागते आफ्टर मनी, हर पल टेंशन और कन्फ्यूजन, लाइक अ मूवी कट रोल एक्शन। सभी मुक्तेश्वर पहुंच जाते हैं। वहां जाके वह सीधे चारों ओर हरियाली और पहाड़ को देखते हुए और हरियाली ग्राउंड में लेटे हुए गाने लगे, लाइफ में आगे क्या होगा क्यों सोचे, अभी तो डे और नाइट लगाना, हिप एंड हैप हमें, आज है जो खुशी सस्ती कल महंगी होगी री, आज है जो खुशी सस्ती कल महंगी होगी री, हैप्पी यार हमको तो मिले हर जहां, जब से हम हुए जवां जवां जवां, जब से हम हुए जवां जवां जवां। फिर एक साथ ग्रुप हग करके डांस करने लगे और गाने लगी, फूलों में खुशबू कहाँ से आती है, होता रेनबो क्यों सतरंगा, जब से हम हुए जवां जवां जवां, जब से हम हुए जवां जवां जवां, जब से हम हुए जवां जवां जवां, जब से हम हुए जवां जवां जवां। सभी के गाने और खिलखिलाकर हंसने से मानो गुलाब की पंखुड़ियां चारों ओर बिखर गई। दोस्ती सच में एक बहुत ही खूबसूरत एहसास है, दुनिया का ऐसा निस्वार्थ प्रेम आपको कहीं नहीं मिलेगा। आगे कैसी होगी इनकी दोस्ती, जानने के लिए जुड़े रहिए नेक्स्ट चैप्टर में। डियर रीडर्स, दिल 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 दिल, आज का चैप्टर कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। आप सबसे विनती है नॉवेल को रेटिंग दीजिए और लाइक शेयर करते रहिए। दिल से धन्यवाद सभी को। चटन, वह आदमी कितनी नशे की हालत में था। मुक्तेश्वर नाम को काल्पनिक लिया गया है। सान्वी, नित्या, मंदिरा, विशाखा, राय और दीपा सभी मिलकर मुक्तेश्वर घूमने आई थी। मुक्तेश्वर एक प्राकृतिक और धार्मिक स्थल का संगम स्थल है। ये जगह उन लोगों के स्कूल से 2 किलोमीटर दूरी पर स्थित था। यहाँ की सौंदर्य देखने में अति मनमोहक थी। हरी भरी बाड़ियाँ, चारों ओर घिरा हुआ पहाड़ आकर्षण का केंद्र था। यहाँ शिवजी, राधा कृष्ण और हनुमान जी का मंदिर है। प्रचलित कुछ कथाओं में से एक ये भी था, यहाँ का स्थान स्वयं विश्वकर्मा द्वारा बनाई गई थी। यहाँ शिव मंदिर के बाहर 2 घोड़े थे, जिसे यहाँ के स्थानीय लोगों के द्वारा यह मान्यता प्राप्त हुई थी। यह एक छोटा सा टीला था, एक बड़ा सा पैर के निशान और कुछ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के बेबोस्थित शिलाएं देखी जाती है। एक बड़ा सा बरगद का पेड़ था जिसमें तरह तरह की चिड़िया की किलकारी सुनी जाती थी। हर साल के सितंबर महीने में यह एक भव्य मेले का आयोजन किया जाता था और होली के पावन अवसर पर श्री राधे कृष्ण जी के लिए कीर्तन का आयोजन होता था। यहाँ की शिव मंदिर शिलायों में बनी हुई थीं, जो विश्वकर्मा जी की निर्माण शैली थी। सभी सहेलियां ने मिलकर यहाँ बहुत मस्ती की। बरगद के पेड़ से नीचे आते झुरिया में झूलने लगी थी। शाम के 5 बज गए। जब सान्वी और उसके बाकी दोस्तों को ये रियलाइज्ड हुआ तो सब हड़बड़ा गई और घर जाने के लिए निकल पड़े। विशाखा और दीपा का घर एक ही जगह पर था, इसलिए दोनों साथ चले जाते हैं। नित्या भी चली जाती है और राय का घर अपोजिट डायरेक्शन पे थी तो वो भी निकल गई। अब सिर्फ सान्वी और मंदिरा बचे हुए थी।
दोनों भी साथ में निकलते हैं। टाइम थोड़ा ज़्यादा ही बीत चुकी थी, इसलिए मंदिरा काफ़ी परेशान थी। सान्वी ने उसे सांत्वना देते हुए कहा, टेंशन मत कर मैडी, कह देना नित्या के घर गई थी नोट्स लेने। उसके ऐसे बोलने से मंदिरा घूरकर उसे देखने लगी। उसके घूरकर देखने से सान्वी फिर से कहने लगी, मुझे पता है झूठ बोलना गलत है, पर जिस झूठ से किसी को तकलीफ ना हो ऐसे सफ़ेद झूठ बोल सकते हैं। उद्धरण चिन्ह। उसकी इस बात पर मंदिरा ने भी हामी भर दी। रास्ते में जब दोनों घर आ रहे थे, रास्ते में उन्हें एक साइकिल आते हुए दिखाई दिया जो रॉन्ग साइड से आ रही थी। जब साइकिल लड़खड़ाती हुई उन दोनों के पास पहुंची तब दोनों ने रास्ता खाली करके एक साइड आ गई। पर सान्वी को एहसास हो चुकी थी कि कुछ जरूर होगी, इसलिए उसने मंदिरा को अपनी साइड के दूसरे साइड में जाने के लिए कह देती है। वह साइकिल की सवारी करने वाले एक आदमी था जिसने काफ़ी ड्रिंक किया था, जिस वजह से वह अपनी साइकिल भी ठीक से चला नहीं पा रहा था। वह लड़खड़ाते हुए आगे बढ़ने लगा था। जब वह नशेड़ा आदमी अपनी साइकिल लिए मंदिरा से बस थोड़ी ही दूरी पर था, तब सान्वी ने तुरंत फैसला लेते हुए मंदिरा से कहने लगी, मैडी एक काम करते हैं, तुम एक साइड में रहो और मैं एक साइड में रहती हूँ, यह आदमी बीच वाले रास्ते से गुजर जाएगा। पर उन दोनों के प्लान को फ्लॉप करते हुए वो आदमी अब पूरी तरह लड़खड़ाने लगा और मंदिरा के करीब पहुंच गया। सान्वी ने मंदिरा को रुकने के लिए नहीं कहा और आगे बढ़ जाने को बोली। मंदिरा ने वैसे ही किया। जब वह नशेड़ी आदमी की लड़खड़ाती साइकिल मंदिरा को कुछ नहीं कर पाया तो सान्वी अब पूरी तरह कन्फर्म थी कि अब बारी उसकी है। उसने अपने प्लान के मुताबिक काम किया और साइकिल से उतरकर खड़ी हो गई। कुछ सेकंड के अंदर ही वह लड़खड़ाती हुई साइकिल उसके पास पहुंच गया और उसके साइकिल को एक जोरदार टक्कर मारता है। सान्वी पहले ही उतर चुकी थी, इसलिए वह न तो गिरी और ना ही हिली। वो नशेड़ी आदमी साइकिल के टक्कर मारने के साथ साथ रास्ते पे लुढ़क गया और साइकिल उसके ऊपर आ गिरी। वह आदमी इतनी नशे की हालत में था, उसे गिरने का भी होश नहीं रहा। पर गिरने के कारण उसे दर्द का महसूस हुआ और वो रोने लगा। उसे रोते देखकर सान्वी और मंदिरा को दया आ गई और उन दोनों ने साइकिल को उसके ऊपर से हटाकर साइड में रख दिया। पर उसके नशे में होने के कारण उन्हें थोड़ा डर भी लगने लगी थी। रास्ता पूरा सुनसान था। दोनों थोड़ी देर तक रुकते हैं और उस आदमी को ऑब्जर्व करते हैं। जब वो आदमी खुद से उठा और अपनी साइकिल को लेकर वापस चलने लगा तब जाकर वो दोनों अपनी घर की ओर प्रस्थान करते हैं। उन दोनों भी अब उधेड़-बुन में थी कि कहीं घर में डांट ना पड़े, क्योंकि टाइम भी काफ़ी बीत गई थी। पर आज के इंसिडेंट के बाद उन्हें एक सबक भी मिला था। ये याद करके दोनों ने एक साथ कहा, आज तो हद ही हो गई, वह आदमी कितनी नशे की हालत में था। उद्धरण चिन्ह। सान्वी और मंदिरा जब घर पहुंची तब शाम के 6 बज चुके थे। दोनों को घर में थोड़ी सी डांट पड़ी थी, पर आज की इंसिडेंट को याद करके दोनों ही डांट को भूल गई और अपनी दांत चमकाने लगी। रात में खाने के बाद सान्वी ने थोड़ी सी पढ़ाई की और अपनी डायरी की पन्नों में आज की कहानी लिखकर नींद की आगोश में चली जाती है। अब आगे कैसी होगी इनकी दोस्ती, जानने के लिए जुड़े रहिए नेक्स्ट चैप्टर में।